Welcome back to our YouTube channel Power Plant ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशन, क्योंकि हम इस सीरीज में कर्नाटका बीओई एग्जाम के जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर है हम वो डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा पार्ट 2 है, जो हमने पहले पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अभी सेकेंड पार्ट में हम 10 क्वेश्चन मोर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कर्नाटका बीओई एग्जाम्स 2018। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में पूछा गया कि ए डैश इज यूज्ड इन द बॉयलर टू पुट ऑफ फायर व्हेन द वाटर पास टू द अनसेफ लिमिट। वही वो कौन सा डिवाइस है जो कि फर्नेस में फायर को पुट ऑफ करने के काम आता है जब वाटर लेवल एक सेफ लिमिट से नीचे चला जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए है स्कैनर, बी है एक्सेस एयर, और सी है फ्यूजिबल प्लग, और डी है ऑल द अबव। तो दोस्तों अकॉर्डिंग तो आप सभी को लोगों को पता होगा इसके बारे में कि वही कि वो कौन सा डिवाइस है। तो जो ऑप्शन है इसका वो सी है फ्यूजिबल प्लग्स। जो हमारे छोटे बॉयलर होते हैं उसमें ड्रम के अंदर जो भी है वो फ्यूजिबल प्लग ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों फ्यूजिबल एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए होता क्या है। फ्यूजिबल प्लग इज ए फिटिंग यूज्ड इन स्टीम बॉयलर टू इनहेंस द सेफ्टी ड्यूरिंग द ऑपरेशन। भाई फ्यूजिबल प्लग एक फिटिंग होता है जो कि बॉयलर ड्रम में लगा होता है फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ बॉयलर। इस वर्किंग डिपेंड अपॉन द वाटर लेवल इन द बॉयलर सेल्स। इसकी वर्किंग जो होती है जो जो ड्रम में जो वाटर लेवल है उसके ऊपर बेस्ड होती है इसकी वर्किंग। व्हेन द वाटर लेवल गोज बिलो द फ्यूजिबल प्लग द लीड प्रेजेंट इनसाइड द प्लग गेट्स मेल्टेड बिकॉज ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एंड नाउ द वाटर फ्रॉम द बॉयलर सेल कम्स आउट द and waste the fuel gases even distribute the combustion, thereby the protecting the steam boiler from any mishap that may be have happened। कहने का मतलब ये हुई कि जब कभी भी वाटर लेवल एक सेफ वर्किंग लिमिट से नीचे चला जाता है तो उस टाइम पे क्या है, धीरे धीरे जब वाटर डाउन ज़्यादा जाएगा तो क्या है, जो ड्रम के अंदर जो स्टीम जनरेशन है ड्यू टू द क्या है वो स्टीम क्या है सुपरहीटेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो, जब वो सुपरहीटेड होना स्टार्ट होगी तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो जो उसमें जो फ्यूजल प्लग में जो एक लेड करके एक जो मटेरियल होता है वो क्या है मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद जो भी बचा कुचा पानी है वो क्या है वो फर्नेस में आके गिर जाएगा। तो उसके गिरने के बाद क्या है, जो हमारा फर्नेस है वो बुझ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा चांसेस ऑफ ट्यूब बस्टिंग या फिर स्टारवेशन या इस तरीके की मिसहैपनिंग होने से हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारा फ्यूजिबल प्लग्स होता है वो इसी के काम आता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज। क्योंकि हमने बीटेक में भी काफ़ी बार पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्वेश्चन, तो आपको पढ़ते ही आपको पता लग देना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दैट रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। जो 13 क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ। ऑप्शंस है इसमें, ए अल्टीमेट स्ट्रेस टू अलाउबल स्ट्रेस, बी है अल्टीमेट स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस, सी है अलाउबल स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, और डी है अलाउबल स्ट्रेस टू यील्ड स्ट्रेस। तो सबसे पहले आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आल्सो नोन एज द सेफ्टी फैक्टर इज ए टर्म डिस्क्राइबिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए system beyond the expected or actual loads. Essentially, the factor of safety is how much strong the system is than it usually need to be for an incident load। कहने का मतलब ये भाई कि जो हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये हमें बताता है कि एक सिस्टम पर मैक्सिमम कितना लोड हम डाल सकते हैं। तो क्या है, मीन्स दैट कि सेफ लोड हम कितना डाल सकते हैं। फैक्टर सेफ्टी का मतलब वही होता है जो इसका जो एग्जैक्ट
आंसर है वो है ए, अल्टीमेट स्ट्रेस टू अलाउबल स्ट्रेस। भाई हम कहाँ तक सेफ वर्किंग लिमिट में हम इसके ऊपर स्ट्रेस डाल सकते हैं। और ये भी जो ये इफेक्ट ऑफ सेफ्टी होता है ये हमें बताता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पेसिमेन या प्रोडक्ट, कि भाई एक सिस्टम या फिर लोड कोई स्पेसिमेन कितना लोड कैरी कर सकता है इन द वे ऑफ द सेफ लिमिट। तो देन इसका आंसर रहेगा ए, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द अलाउबल स्ट्रेस। तो जो 14 क्वेश्चन है वो है वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस इन ए सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन इज। भाई जो shear स्ट्रेस में जो वेरिएशन होंगे जो सर्कुलर शाफ्ट को यदि हम टॉर्जन में या ट्विस्टिंग मूवमेंट में रख देंगे तो वो किस तरीके का होगा। ए है पैराबोलिक, बी है लीनियर, सी है हाइपर पैराबोलिक, डी है नन ऑफ द अबव। अभी देख तो यदि आपको टॉर्जन मीन्स दैट की कोई शाफ्ट है उसको ट्विस्टिंग मूवमेंट देते हैं हम, तो वो किस तरीके से अप्लाई होगा स्पेसिमेन पे। तो आपको सबसे पहले बताना द टॉर्जन ऑन ट्विस्टिंग इंड्यूस्ड व्हेन द टॉर्क इज अप्लाइड टू ए शाफ्ट केसेस ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ओवर द शाफ्ट ऑफ क्रॉस सेक्शंस। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि भाई यदि हम कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाएंगे किसी सर्कुलर शाफ्ट पे तो वो अंडर टॉर्जन होगी तो क्या होगा, उस पर एक ट्विस्टिंग मूवमेंट लगेगा और होल एरिया ऑफ द शाफ्ट। तो इसका क्या होगा कि जब ये टॉर्जन लगेगा तो देन दैट दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड्स विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म स्ट्रेस होल ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट। कहने का मतलब है भाई कि जब हम इस पर ट्विस्टिंग मूवमेंट लगाएंगे तो क्या है ये अलोंग द लेंथ ये पूरा अपना इफेक्ट दिखाएगा टॉर्जन। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर रहेगा वो होगा लीनियर। भाई जो लीनियर पे जो टॉर्जन का इफेक्ट रहेगा होल द शाफ्ट वो लीनियर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी क्लोज वेसल विच जनरेट स्टीम अंडर IBR रूल्स। कि भाई एक वो मिनिमम कैपेसिटी क्या है एक क्लोज वेसल्स की जो IBR के अकॉर्डिंग स्टीम जनरेशन में आती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द IBR रूल्स अकॉर्डिंग द मिनिमम कैपेसिटी फॉर द क्लोज वेसल। तो जो अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ बॉयलर एक्ट 1923 इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बॉयलर कि बॉयलर्स मीन्स एनी क्लोज वेसल एक्सीडिंग 22.75 liter in capacity which is used to expel for generating steam under pressure and includes any mounting or other fitting attached to it. Such vessel which is usually or partially under pressure when steam is shut off. कहने का मतलब ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू बॉयलर एक्ट 1923 कोई भी क्लोज वेसल है वो 22.75 लीटर से एक्सीडिंग है, उसके साथ माउंटिंग और फिटिंग अटैच्ड है, तो क्या है वो फुली या पार्सली यूज़ की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ स्टीम जनरेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा 22.75 लीटर्स अकॉर्डिंग टू द IBR एक्ट 1923। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ पढ़ते हैं और जो 16 क्वेश्चन है वो डिनोट करता है कि भाई ए राइज इन कंडक्टिविटी ऑफ बॉयलर फीड वाटर इंडिकेट्स। यदि आपकी बॉयलर फीड वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उसका मीनिंग्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप इन कंटामिनेशन, बी है ग्रेटर इम्प्योरिटी ऑफ द फीड वाटर, सी है राइज इन कंटामिनेशन ऑफ फीड वाटर, डी है इट हैज़ गो नो रिलेशन विद कंटामिनेशन ऑफ फीड वाटर। यदि आपका जो कंडक्टिविटी है वो आपकी राइज हो रही है तो उसका मीनिंग क्या है, मीन्स दैट कि उसमें जो यदि आप फीड वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो क्या है वो डिनोट करता है कि राइज इन कंटामिनेशन ऑफ फीड वाटर। जो इसका ऑप्शन है वो सी रहेगा। तो यहाँ पे क्या है द टर्म TDS डिस्क्राइब ऑल सॉलिड यूजुअली मिनरल सॉल्ट्स दैट आर डिसॉल्व्ड। तो TDS क्या होगी भाई जैसे कि हमारी जो कंटामिनेशन एडअप होंगे फीड वाटर में क्या है वो एट द टाइम क्या हमारा फीड वाटर का TDS भी इंक्रीज होगा। तो TDS इंक्रीज होगा तो उसके रिलेशन से में क्या हमारी जो कंडक्टिविटी वो भी राइज होगी।
तो मीन्स दैट कि जो कंटामिनेशंस है वो क्या होगा, जैसे कि हमारा कंडक्टिविटी क्या है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी द कंटामिनेशन ऑफ फीड वाटर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अभी 17 क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बॉयलर फीड वाटर इज रेफर्ड टू एज, जो ड्यूरेशन है वो फीड वाटर के को रेफर करता है रिमूवल ऑफ सिलिका, बी है रिमूवल ऑफ स्केल बाय ब्रो डाउन, सी है रिमूवल ऑफ डिजोल्व गैसेस, डी है ऑल द अबव। ड्यूरेशन क्या होता है कि भाई आपके प्लांट में ड्यूरेटर लगा हुआ है, आपने देखा होगा कि ड्यूरेटर के ऊपर एक वेंट होता है, उससे कंटिन्यूस कुछ स्टीम की तरह निकलता रहता है कंटिन्यू। तो वो क्या करता है, वो क्या होते हैं, सभी को पता है इसके बारे में जो पावर प्लांट में वर्किंग करते हैं कि ड्यूरेशन क्या करता है। तो ड्यूरेशन यूज होता है, ड्यूरेटर यूज होता है रिमूवल ऑफ डिजोल्व गैसेस, जो कि फीड वाटर के अंदर जो भी CO2 ऑक्सीजन है क्या है उसको क्या है रिमूव आउट कर देता है ड्यू टू द प्री हीटिंग विद द हेल्प ऑफ प्री हीटिंग ऑफ द फीड वाटर। तो इसमें क्या है कि द मेन फंक्शन ऑफ द ड्यूरेटर और ड्यूरेटर इज टू ड्यूरेट और रिमूव डिजोल्व गैसेस with the help of degasification from the feed water. It serves the purpose of a storage tank from where the feed water is pumped into the boiler. कहने का मतलब ये है कि भाई विद द हेल्प ऑफ डीगैसिफिकेशन ये जो हमारी डिजोल्व गैसेस होती है उसको रिमूव करता है, और ये जो हमारा एज ए बॉयलर के लिए क्या होता है एक वाटर स्टोरेज होता है जो कि कंटिन्यूस फीड करता है पानी टू द ड्रम। अभी जो नेक्स्ट है वो है 18 क्वेश्चंस। इसमें क्या है परसेंटेज राइज इन बॉयलर एफिशिएंसी फॉर ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप इन फ्यूल गैसेस इन एयरप्रेटर इज, भाई बॉयलर एफिशिएंसी में कितना इजाफा होगा कि कितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी यदि हम जो वेस्ट फ्यूल गैसेस से 20 डिग्री जो टेम्परेचर है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑप्शन ये है 0.1, 0.2, 10, डी है 1। तो देखा जाए तो एवरी 20 डिग्री ड्रॉप इन फ्यूल गैसेस एग्जिट टेम्परेचर द बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय अबाउट 1%। फर्दर द एयर प्रीहीटिंग में आल्सो बी यूज्ड फॉर द हीटिंग द एयर टू ड्राई द कोल इन द प्योराइजर प्लांट। कहने का मतलब ये है कि यदि हम वेस्ट फ्यूल गैसेस से यदि 20 डिग्री का हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसमें क्या है जो हमारा बॉयलर एफिशिएंसी क्या है 1% इंक्रीज हो जाता है। और फर्दर हम इन फ्यूल गैसेस का यूज़ कोल को ड्राई करने के लिए काम में ले सकते हैं इन द प्योराइजर प्लांट्स। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर आर सपोर्टेड एट द टॉप एंड आर ऑफ हैंगिंग टाइप। इट इज़ टू कीप वर्टिकल, allow free expansion, restrict the expansion, none of the above। कि जो भाई मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर है वो टॉप से सपोर्टेड होते हैं और या फिर हैंगिंग टाइप के होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो इसका आंसर ये है, इसके जो ऑप्शंस दे रखे कि उसको वर्टिकल रखने के लिए एफ, अलो फ्री एक्सपेंशंस के लिए सी है, रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंस या एक्सपेंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डी है, नन ऑफ द अबव। कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता होता है इसके बारे में और बहुत से लोगों को नहीं पता इस बारे में, लेकिन क्या है इवन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है और जो मास्टर्स लोग होते हैं वही बता पाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताएंगे। तो देखा जाए तो जो टॉप सपोर्टेड बॉडी होती है या फिर हैंगिंग बॉयलर होते हैं तो क्या है वो सिंपल सी बात है, अलो फ्री एक्सपेंशंस, क्योंकि जो अपने बॉयलर का जो जब हम लाइटअप करते हैं जब उसके पार्ट्स का थर्मल एक्सपेंशंस होता है तो कहीं ना कहीं तो वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग शटडाउन। तो क्या है जो हमारे बॉयलर्स होते हैं वो टॉप हैंगिंग या फिर साइड सपोर्टेड या बॉटम सपोर्टेड, आपको पता होता है कि कई बार पूछते हैं कि आपको बॉयलर किस तरीके का होता है, वो टॉप सपोर्टेड है या बॉटम सपोर्टेड है। तो इस तरीके से क्या है ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो मोस्टली जो बड़े बॉयलर्स होते हैं वो मोस्टली
टॉप स्पॉटेड बॉयलर्स होते हैं, मीन्स दैट कि बॉटम साइड से क्या होते हैं, वो हैंगिंग टाइप होते हैं। तो अभी इसके पीछे रीजंस बताता हूँ क्यों होते हैं। क्योंकि बॉयलर मेटल टेम्परेचर इंक्रीज व्हेन इट इज़ हीटेड अप। भाई बॉयलर मेटल का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है जब हम उसको हीट अप्लाई करते हैं। द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द बॉयलर मेटल केसेज एन एक्सपेंशन। जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या है, बॉयलर मेटल को क्या है, एक एक्सपेंशन होगा। तो एट द टाइम सो सम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन नीड टू बी द प्रोवाइडेड, कि भाई उसको कुछ स्पेस या फिर कुछ डिग्री दी जाती है फ्री टू एक्सपेंड होने के लिए। तो all utility boiler are constructed vertically, so the expansion of the boiler will be maximum in the vertical directions। आपने सभी देखा होगा कि जो हमारे मोस्टली बॉयलर होते हैं, जो मॉडर्न यूटिलिटी बॉयलर होते हैं, क्या है, वर्टिकल टाइप में होते हैं सभी मोस्टली, जो लार्ज कैपेसिटी के होते हैं। तो क्या है, उनका एक्सपेंशन क्या होगा कि उनका एक्सपेंशन भी वर्टिकली होगा, या वर्टिकली अपवर्ड होगा या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। So that the expansion of the boiler will be maximum in the vertical direction. That's mean the expansion of the boiler in the vertical direction can either be in downward or upward, depending on the free side. If the boiler is placed on the rigid foundation, the expansion will be the towards top. If the boiler is hung from the boiler, it may expand the downward. कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारे टॉप स्पोर्टेड या हैंगिंग टाइप के बॉयलर्स होते हैं, उनका क्या है, जब आफ्टर द थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, जो एक्सपेंस होगा उसका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस साइड से बॉयलर हैंग्स आउट है, और बॉटम में क्या है, फ्री होता है। जहाँ पे फ्री साइड होगी तो वहीं पे वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसका एक्सपेंशन होगा वो होगा। और यदि आपको बॉटम सपोर्ट होगा तो क्या है, अपवर्ड की तरफ थर्मल एक्सपेंशन होगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो अपवर्ड थर्मल एक्सपेंशन होगा उसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है फॉर द एक्सपेंशंस, क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन काफ़ी बढ़ जाता है। सो दैट मोस्टली क्या है, आपको देखा होगा जो टॉप स्पॉटेड बॉयलर होंगे वो क्या रहेंगे, वो डाउनवर्ड से क्या है, फ्रीली होंगे, क्योंकि फ्री टू एक्सपेंड हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि देखा जाए तो इनका जो थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा वो मेरे को यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि आपका बॉयलर एक्सपेंशन कितना होता है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ एंकर टाइप कुछ आपको इंडिकेटर लगा रखे होते हो, यानी अपवर्ड की तरफ भी लगे होते हैं, डाउनवर्ड की तरफ साइड में भी लगे होते हैं। उस पर क्या है, एक आपको देखा होगा कि वहाँ पे हर एक कंपोनेंट्स के लिए आपको एक इंडिकेटर लगा रखे होते हैं। वहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग द शटडाउन कॉन्टैक्ट कितना होगा, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन वो क्या है, वो कितना थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो आप वहाँ से स्केल लेके आप मेजर कर सकते हैं। ये मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या है, ये 3 to 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है इन द सेंस ऑफ बात करें तो। लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि आपका बॉयलर ड्यूरिंग रनिंग और शटडाउन कितना एक्सपेंड हो सकता है और कितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएंगे यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो। ये आपके लिए एक मैं आपको वर्क देता हूँ। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है द यूजेज ऑफ ए प्राइमरी एयर इन बॉयलर इज़ फॉर, कि भाई जो प्राइमरी एयर है उसका हमारा क्या यूज होता है। कूलिंग द बॉयलर एंड द वाल, बी है टेकिंग एस टू द ESP, सी है कैरिंग प्लूराइजर कोल टू फर्नेस, ऑल द अबव। कि भाई इनमें से जो प्राइमरी एयर है वो क्या रोल प्ले करती है बॉयलर में। तो इसका ऑप्शन रहेगा कैरिंग प्लूराइजर कोल टू द फर्नेस। दोस्तों अभी यहाँ पे अपने 20 जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस आउट हो गए हैं। तो आपको लगता है कि इन 10 क्वेश्चन में आपको कोई भी एरर लगता है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर गलत था। तो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं इसको और कर देता हूँ ड्यू टू द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी एयर fan or PA fan is to carrying the pulverizer coal to the furnace as the fuel for combustion. In power plants, the PA fans supply air for conveying the pulverizer coal from coal mills to the furnace area. The primary air fans produce a high pressure to push the coal and air mixture through pulverizer into the furnace. The most common configuration। ये कहने का मतलब ये है कि भाई
जो हमारा PFN है वो क्या है, पल्वराइजर कोल मिल से क्या है कोल को लेके आता है और वो अच्छे से मिक्सअप करके क्या है हम उसको विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी हम उसको पुश आउट कर देते हैं फर्नेस में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कैरिंग पल्वराइजर कोल टू द फर्नेस। हाँ तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी आपको एरर लगता है, कोई प्रॉब्लम लगता है या मैंने कुछ गलत आपको सजेस्ट किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। और यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म पे पॉपुलर ऑपरेशनल वेंडर से लेकर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों देर न करते हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका भी कोई पावर प्लांट रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे ऐसे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। वाचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना